रीबर्थ ऑफ परफेक्ट कपल एपिसोड 10। थोड़ी देर बाद सभी लोग पार्टी हॉल में मौजूद थे जहां पर एक दूसरे से बातें करते हुए सभी लोग बिजी थे। आकृति कब की मुकेश के पास जाकर खड़ी हो चुकी थी और उसकी बातों में शामिल हो चुकी थी। वही शौर्य किसी काम से बाहर चला गया था। रणविजय ने भी इस तरह का दिखावा किया था जैसे उसने अब तक सनम को देखा ही नहीं है। वही मुकेश मौका ढूंढ रहा था कि कब रणविजय को उसकी सनम यानी कि आकृति से मिलवाए। मुकेश ने आकृति का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक खास इंसान से मिलवाता हूं। ये सुनकर आकृति की गहरी नीली आंखें इंटरेस्ट के साथ चमक उठी। उसने कहा, आप हमें किससे मिलवाने वाले हैं? मुकेश ने कहा, एक बहुत खास इंसान से, उससे तुम्हें मिलना ही चाहिए। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, ये पार्टी उन्होंने ही होस्ट की है। चलो मैं तुम्हें इस पार्टी के होस्ट से मिलवाता हूँ। ये कहकर वो आकृति का हाथ पकड़ से खींचते हुए आगे ले गया। कई सारे लोगों के बीच गिरे हुए रणविजय ने जब दूर से आती हुई आकृति को देखा तो उसने अपना चेहरा घूम लिया और किसी और से बात करने लगा। मुकेश बिल्कुल रणविजय के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर रणविजय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी, वो भी आपकी पार्टी में। रणविजय ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुकेश मुस्कुराया और उसने अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहा, बस देखने आया था कि आप राजस्थान की राजगद्दी को किस तरह संभाल रहे हैं। क्या आपने अपनी बचकानी हरकतें छोड़ दी हैं या अभी भी आप वही सब कर रहे हैं? ये कहते हुए उसने सारिका की तरफ देखा जिसका रोम रोम उसे देखकर कांप उठा था और उसने जोर से रणविजय का हाथ पकड़ा हुआ था। उसके उभरे हुए पेट को देखकर उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। मुकेश ने हल्का सा झुककर धीमी आवाज में कहा, वैसे मेरा बच्चा कैसा है? और इस शब्द को सुनते रणविजय का जैसे रोम रोम जल उठा था और उसकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगी। रणविजय ने कहा, अगर तुमने अपनी बेकार सी जुबान से मेरी पत्नी और हमारे बच्चे का नाम भी लिया तो इसे काटने में मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। मुकेश हंसते हुए दूर हो गया। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है मिस्टर रणविजय, मैं तो बस आपसे पूछ रहा था कि आपका बेबी कैसा है, वो अच्छा तो है ना? वैसे कांग्रेचुलेशन, आप जल्दी ही पिता बनने वाले हैं। पिता शब्द पर उसने थोड़ी ज्यादा जोर दिया था क्योंकि वो जानता था कि इस बात से रणविजय को तकलीफ जरूर होगी। हालांकि रणविजय को बुरा लग रहा था लेकिन उसे उस मासूम से बच्चों के लिए बुरा लगा रहा था कि जिसे एक दिन ये सच्चाई पता चलेगी कि वो अपने ही माता पिता का बेटा नहीं है बल्कि उसका पिता कोई और है, वो भी एक ऐसा इंसान जो सिर्फ गंदगी से भरा हुआ है। उसकी बातों को सुनते हुए सारिका की आंखों में लगभग आंसू आ चुके थे और वो रोने ही वाली थी। तभी उसने देखा कि आकृति आगे आए और उसने मुकेश के सामने खड़े होकर कहा, आप हमें किससे मिलवाने वाले थे मुकेश? आपने तो हमें पीछे ही छोड़ दिया। मुकेश ने आकृति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मीट माय वाइफ आकृति। मुकेश। रणविजय ने अपने सफेद चेहरे के साथ आकृति को देखा और फिर मुकेश को। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अचानक ही मुकेश का गिरेबान पकड़ और अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरी बहन तुम्हारे साथ क्या कर रही है? आखिर तुमने क्या किया? वो इतने समय से गायब थी, क्या तुम उसे लेकर गए थे? छोड़ो उसे और दूर हटो उससे, वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। उसने ये आवाज इतनी तेज में आकर कही थी कि हर कोई उसे ही देखने लगा था। मुकेश ने धीरे से रणविजय का हाथ अपने गिरेबान से हटाया और आकृति को देखकर कहा, आकृति बताओ तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। आकृति ने अपने फेस को सिंपल रखने की कोशिश करते हुए कहा, माफ कीजिए, हम आपको नहीं जानते, ये हमारे पति ही है। उसने कहा ही था कि उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उस इंसान ने कहा, क्या सच में ये तुम्हारा पति है? तो फिर मैं कौन हूँ? इस आवाज को सुनकर मुकेश और आकृति में दोनों ने ही पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे शौर्य खड़ा था जिसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। शौर्य आकृति के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ और उसने अपनी आंखों में जज्बात लिए कहा, सनम तुम मेरी सनम हो, तुम आकृति नहीं हो। आकृति ने हैरानी से शौर्य को देखा और कहा, आप कौन है? शौर्य ने अपना एक कदम पीछे लिया जैसे वो लड़खड़ा गया हो और फिर मुकेश को देखा जो अभी भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। मुकेश ने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज किए और कहा, मिस्टर शौर्य प्रधान, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की? ये कहकर उसने शौर्य को धक्का दिया जिससे शौर्य जमीन पर गिर गया। उसे जमीन पर गिरता देख आकृति के हाथों की मुट्ठी बन गई थी और वो लगभग मुकेश को मारने ही वाली थी, पर शौर्य की आंखों को झपकता हुआ देखकर वो शांत हो गई क्योंकि एक हाथ से रणविजय ने भी उसके हाथ को थाम लिया था क्योंकि वो समझ गया था उसकी बहन अभी मुकेश को मार सकती है।
पार्टी में हो रहे तमाशा को देखकर हर कोई वहां इकट्ठा हो गया था और बातें बना रहा था कि शौर्य प्रधान कैसे किसी और की बीवी को अपनी बीवी कह सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम लोग जानते थे कि सनम शौर्य की पत्नी है। असल में तो लोगों को यही लगता था कि शौर्य की शादी ही नहीं हुई है। शौर्य जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और उसने आकृति को झंझोड़ते हुए कहा, सच्चाई देखो सनम, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा प्रधान जी। शौर्य ने उस नाम को इतनी जोर से चिल्ला कर कहा था कि आकृति के कान के लगभग पर्दे फटने वाले थे। उसने शौर्य को देखा और अपनी आंखों में झलक रहे जज्बातों को काबू कर कर कहा, हम किसी प्रधान जी को नहीं जानते, हम सिर्फ मुकेश को जानते हैं और वही हमारे पति है। हमारी याददाश्त गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सही गलत का भेद भूल गए हैं, आप दूर हटिए हमसे। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर आकृति ने शौर्य को धक्का दिया और शौर्य 2 कदम पीछे हट गया। मुकेश हंसा और उसने शौर्य की तरफ देखकर धीरे से कहा, वो तुम्हारी कभी नहीं होगी क्योंकि वो अब मेरी है और वो हमेशा अब मेरी ही रहेगी। तुम्हारी सनम जा चुकी है शौर्य प्रधान और ये मेरी आकृति है, और देखो मैं तुम्हारे सामने अब क्या करता हूँ। मुकेश ने अचानक की आकृति को पकड़कर अपने गले से लगा लिया और उसके गाल पर किस कर दी और उसके इस एक्शन से आकृति का शरीर जमसा गया। आज तक मुकेश ने उसे इस तरह नहीं छुआ था, हालांकि वो उसका हाथ पकड़ लिया करता था, लेकिन गले लगाना और किस करना बहुत ज्यादा बड़ी बात थी जो उसने आज तक नहीं किया था, या यूं कहा जाए आकृति ने उसे कभी ये करने ही नहीं दिया था। लेकिन इस समय मुकेश ने उस इस तरह झगड़ा हुआ था कि वो 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी और उसकी हरकत को देखकर रणविजय और शौर्य दोनों का ही खून खोल उठा था और वो एक टक उन दोनों को घूरे जा रहे थे। मुकेश ने आकृति से कहा, तुम डरो मत स्वीटी, मैं हूं ना तुम्हारे पास, ये इंसान तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। दूसरों की बीवियों पर नजर डालते हुए शर्म नहीं आती शौर्य प्रधान। इस बात को उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा था, जिस कारण सभी लोग वहां घुरकर शौर्य को देख रहे थे। लेकिन तभी अचानक ही शौर्य की होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई, जिसके बाद उसने चुटकी बजाई और पूरे हॉल की लाइट्स चली गई और वहां घोर अंधेरा छा गया, जिसमें ना ही इंसान को देख पा रहा था, ना ही कोई किसी को छुपा रहा था। और ये देखकर मुकेश ने चिल्लाते हुए कहा, लाइट कैसे चली गई? लेकिन उसे किसी और की आवाज सुनाई ही और अगले ही पल जब लाइट वापस आई तो उस हाल में मुकेश अकेला खड़ा था। वो पूरा हॉल खाली हो चुका था, हर एक मेहमान, हर एक चीज वहां से गायब हो गई थी, जैसे वहां कुछ मौजूद ही ना रहा हो। उस बड़े से फ्लो पर मुकेश अकेला खड़ा था। झूमर के नीचे की लाइट इस समय फ्लो पर जगमगा रही थी और मुकेश हैरानी हर एक चीज को देख रहा था। क्या उसे किसी और जगह लाया गया था या फिर वो पार्टी हॉल कहीं गायब हो गया था? मुकेश को ध्यान आया कि आकृति उसके पास नहीं थी, इसलिए वो आसपास आकृति को देखते हुए जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा, पर उसे बड़े से हाल में उसकी आवाज गूंजने के अलावा कुछ नहीं हो रहा था। और तभी अचानक ही वहां किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी, लेकिन वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मुकेश ने कहा, कौन है, सामने आओ, पर कोई सामने नहीं आया, बल्कि और जोर से हंसने की आवाज आने लगी और थोड़ी देर बाद मुकेश के गले में ना जाने कहां से एक रस्सी फंसी और वो ऊपर रेलिंग से लटकते लगा। उसका दम घुट रहा था और वो दोनों हाथों से उस रस्सी को निकालने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक फंदे की तरह उसके गले में फंसी थी। उसके चीखने की आवाज है उस पूरे हॉल में गूंज रही थी, जो कि धीरे धीरे अब दबाने लगी थी। जब मुकेश को लगा कि अब वो शायद मर ही जाएगा, तभी किसी ने वो रस्सी छोड़ दी और उस लगभग 1 फ्लो ऊंची जगह से मुकेश जमीन पर मुंह के बाल गिर गया, जिससे उसके 2 दांत टूट गए और उसके चेहरे से खून बहने लगा। मुकेश, जो लगभग बेहोशी होने वाला था, उसे अचानक अपने पास आते हुए किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से सिर ऊपर उठाया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी गहरी नीली आंखें उसे घूरे जा रही थी और उस लड़की ने इस समय एक जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी। लंबे बालों को पोनीटेल में बंधे वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही थी और उसके हाथ में मौजूद तलवार उसे और ज्यादा डरावना बना रही थी। आकृति यानी कि हमारी सनम ने उस तलवार की नोक को मुकेश की गर्दन पर रखा और एक धीमी सी मुस्कान के साथ कहा, सरप्राइज स्माइल विद हॉर्न्स। मुकेश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सनम को ही देख रहा था। उसने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं और तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? जरूर जरूर उन लोगों ने तुम्हें बताया होगा। आकृति, मुझे पहचानो, वो लोग सब झूठ कह रहे हैं, तुम मेरी ही पत्नी हो। सनम ने उस तलवार की नोक को धीरे धीरे मुकेश की गर्दन में धंसाना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी गर्दन से हल्का सा खून बहने लगा था और नसों के पास उस तलवार की टकराने से मुकेश को जो दर्द हो रहा था उससे उसकी चीख निकल रही थी। सनम ने अपने दांत पीसते हुए कहा,
तुम्हारी पत्नी और हम नहीं, हम सिर्फ एक इंसान की पत्नी है और वो है हमारे प्रधान जी। हमारा नाम सनम शौर्य प्रधान है, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, और खास करके तुम तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम हमें हिप्नोटाइज करके अपने पास रखोगे और हम इतने समय तक तुम्हारे पास रह भी लेंगे? गलत, ये सब हमारा प्लान था। तुम्हें लग रहा था कि हम तुम्हारे इशारों पर नाच रहे हैं, लेकिन असल में तो तुम हमारे हाथों की कठपुतली बने हुए थे। ये कहते हुए सनम जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी शैतानों की तरह थी। वही मुकेश पर ये बातें बिजली की तरह गिर रही थी। क्या वो सच में एक बेवकूफ इंसान था जो कि ये भी नहीं पहचान पाया कि कौन सही है और कौन गलत, और एक लड़की से बेवकूफ बन गई? ये सब सोचते हुए मुकेश अचानक उठकर खड़ा हुआ और सनम की तलवार उसकी गर्दन से हट गई। सनम एक कदम पीछे हटी और उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? क्या आपको ये सरप्राइज पसंद नहीं आया? मुकेश ने घूरकर सनम को देखा, जो कि उसे ही देखे जा रही थी, और फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर सनम की गर्दन को पकड़ लिया। सनम ने उसके चेहरे पर जब वो परेशानी के भाव देखे तो उसके होठों पर और ज्यादा डेंजरस स्माइल आ गई। उसका दम जरूर घुट रहा था, लेकिन उसके होठों की स्माइल और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, जैसे उसे मौत का कोई डर ही ना हो, या उसे पता हो कि मुकेश उसे नहीं मार सकता है। मुकेश ने जब सनम के चेहरे पर वो भाव देखे तो वो चिढ़ गया और उसने कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? सनम ने एक झटके में मुकेश का हाथ पीछे किया और उसे इस तरह मोड़ा जिससे मुकेश के हाथ की हड्डी टूट गई है। उसकी दर्दनाक चीख वहां गूंजने लगी। सनम ने कहा, तुम्हारी मौत। और उसके एक शब्द में ही इतना ज्यादा वजन था कि एक पल के लिए मुकेश का पूरा शरीर कांप उठा और उसने हैरानी से सनम को देखा, जो कि अब उसकी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नजर अपनी तलवार पर थी। सनम ने तलवार पर लगे उस हल्के से खून के दाग को अपने अंगूठे से छुआ और फिर मुकेश को देखते हुए कहा, कितना अच्छा लगेगा जब तुम्हारी इस गर्दन से खून बहेगा, वो भी इससे कई ज्यादा। ये कहकर उसने दोबारा मुकेश की गर्दन पर वो तलवार रख दी और मुकेश एक जगह जम सा गया। उसने आसपास देखा, वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन सनम ने इस तरह उसकी गर्दन पर तलवार रखी हुई थी कि वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। तुमने हमारे माता पिता की जान ली और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इस तरह बख्श देंगे? नहीं। तुम्हें क्या लगा हम उन 6 महीनों में तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रह रहे थे? नहीं, हम तुम्हारी हर उसे विरासत को छीनने के लिए तुम्हारे साथ रह रहे थे जो तुमने हमारे पिता से छीनी थी। हमारे पिता की कंपनी जिसे तुमने अपने नाम से शुरू कर दिया है, हमारे पिता का वो महल जिसमें तुम ठाट बाट से रह रहे हो, और हमारे पिता की वो धरोहर जैसे तुमने अपने पास कैद करके रखा था, यानी कि हमारी बहन चांदनी। मुकेश ने हैरान होकर सनम की तरफ देखा। आखिर उसे कैसे पता चला कि चांदनी उसकी बहन थी? हाँ, चांदनी रणविजय की छोटी बहन थी और सनम उन सब में सबसे छोटी थी। मुकेश चांदनी को तब अपने साथ ले गया था जब चांदनी काफी कम उम्र की थी, और तब से ही उसने उसे ये कहकर पाला था कि वो उसकी बहन है। मुकेश ने हकलाते हुए कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? वो मेरी बहन है चांदनी, सिर्फ मेरी बहन है। उसने ये कहा ही था कि उसे अपने पीछे से जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मुकेश ने पीछे मुड़कर देखा, येलो कलर का ड्रेस पहने चांदनी वहीं आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसकी सिल्वर कलर की नोचपिन से उसका चेहरा काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। चांदनी बिल्कुल मुकेश के सामने आकर खड़ी हुई और उसने कहा, क्या सच में आप मेरे भाई हैं? अगर हाँ तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आपने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन मुझे मेरे घर वालों से जुदा करके आपने उन्हें जरूर तकलीफ दी है। मेरे माता पिता को मारकर आप मुझे लेकर भाग गए ताकि आप मेरे भाई और बहन को दुख दे सके। आपके कारण मेरी बहन इतने सालों तक ऐसी जगह रही जहां वो रह भी नहीं सकती थी। उसके बाद उसे एक ऐसे इंसान की विधवा बनना पड़ा जिसकी उसने ना ही कभी शक्ल देखी और ना ही उसे पहचानती थी, और फिर जब वो खुश रहने लगी, शादी कर चुकी थी, तो फिर आप उसे दोबारा लेकर भाग गए। आखिर आप कैसे भाई है? मुकेश अभी भी हैरानी से चांदनी को देखे जा रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुकेश ने चांदनी को दोनों कंधों से पकड़कर कहा, मेरी बात सुनो चांदनी, ये सब झूठ है। सनम जल्दी से आगे आई और उसने मुकेश के सीने पर एक लात मारकर उसे जमीन पर गिराया। ओए, कहा, मेरी बहन से दूर हटो। ये कहकर उसने चांदनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ ऐसे ही नहीं गई थी, मैं गई थी क्योंकि मेरा एक मकसद था, मेरी बहन को वापस पाना। मैंने इसे लाख बार समझाया कि तुम इसके भाई नहीं हो, लेकिन विश्वास जो तुमने इसे खुद पर दिलाया था उससे ये हम सबसे दूर हो गई। लेकिन आज हर एक सच्चाई का खुलासा होगा। उसने ये कहा ही था कि तभी सारिका और रणविजय वहां आए। रणविजय ने सारिका का हाथ पकड़ा हुआ था। सारिका अपनी आग उगलती आंखों से मुकेश को घूरे जा रही थी। तभी 2 गार्ड ने आकर मुकेश के दोनों हाथ पकड़ लिए और सनम ने जाकर उसके पैरों के पास अपनी तलवार रख दी और अपने दांत पीसते हुए कहा, हिलने की हिम्मत ही मत करना।
सारिका बिल्कुल मुकेश के सामने आकर खड़ी हुई और उसने बिना आगे पीछे देखे एक के बाद एक थप्पड़ मुकेश के चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया। वो तब तक उसे मरती रही जब तक उसके नाखूनों की खरोचों से मुकेश का चेहरा पूरी तरह खून से लाल नहीं हो गया। सारिका ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण मैं इस मासूम से कभी अपनी नजरें नहीं मिल पाऊंगी। ये कहते हुए सारिका ने अपने पेट पर हाथ रख लिया और अब सच में मुकेश का सर हल्का सा शर्म से झुक गया था। सारिका की आंखों में दिख रहे दर्द तकलीफ को देखकर उसे खुद पर शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने सच में सारिका के साथ काफी अच्छा समय बिताया था और उसके दिल में सारिका के लिए फीलिंग भी चलने लगी थी। लेकिन उसका दिल बहुत बेईमान था, क्योंकि अब वो सनम पर आ चुका था। मुकेश ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे भाई से बदला लेना था। सारिका ने हैरान होकर कहा, और वो क्यों? मेरे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया? मुकेश हंसा। उसने कहा, तुम्हारे भाई ने मेरे माँ बाप को मारा है। क्या तुम भूल गई? बचपन में तुम्हारे भाई ने एक बम बनाया था जिसे उसने गलती से खिलौने की तरह एक पार्क में छोड़ दिया था। उसी पार्क में मेरे मम्मी पापा थे, जिसे तुम्हारे भाई के कारण मौत का सामना करना पड़ा। सारिका ने एक कदम पीछे लिया। ये झूठा था। उस बम को उसने वहां छोड़ दिया था ताकि किसी को भी किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि जो बम शौर्य ने बनाया था वो सच में थोड़ा डेंजरस था। इसलिए सारिका ने जाकर उसे वहां जमीन में गाड़ दिया था, ये सोचकर कि वहां कोई नहीं आएगा। लेकिन उसकी उम्मीद की उल्टा किसी काम के कारण मुकेश के माता पिता वहां आ गए और ये हादसा हो गया। मुकेश ने कहा, जानकारी निकालने के बाद मुझे पता चला कि ये सब तुम्हारे भाई के कारण हुआ, इसलिए मैं उससे भी उसका सब कुछ छीन लेना चाहता था और मैं छीन लिया। तुम एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली हो, जिसका बाप मैं हूं, जिसे तुमने जाने बिना खुद को सौंप दिया। मेरे साथ सोकर तुम राजस्थान की हुकुमरानी सा बनकर बैठी हो। बिल्कुल नहीं, मैं ये सब को बता दूंगा कि तुम कौन हो। तुम एक बच्चे। इससे पहले कि मुकेश की बात पूरी हो पाती, उसे अपने पैरों के पास काफी तेज दर्द महसूस हुआ और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। सनम को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने मुकेश की एक पैर को काट दिया था और मुकेश दर्द से कराहते हुए अपने उस कटे हुए पैर को देख रहा था और फर्श जो खून से लाल हो चुका था उसे देखकर हर किसी की आंखें खौफ से भर चुकी थी। सनम जमीन पर घुटनों के बल बैठी और उसने उस तलवार को मुकेश के उसी जख्मी पैर पर गाड़ते हुए कहा, हमारी नंद से तमीज से बात करो। और अब तो वो हमारी भाभी भी है। जिस इंसान से हमारे दो दो रिश्ते हैं, तुमने उसे परेशान किया है। तुम्हारे तो हम इतने टुकड़े करेंगे कि तुम गिन भी नहीं पाओगे, ना ही कोई चींटी और चूहा तुम्हें खाने की इच्छा कर पाएगा। ये कहकर सनम ने उस पैर का एक छोटा सा हिस्सा और काट दिया, जिससे मुकेश दर्द से तड़प उठा। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आत्मा तक कांप उठी थी और हर कोई इस नज़ारे को देखकर डर चुका था। सारिका जो कि पास ही खड़ी थी, उसका शरीर तो थर थर कांप रहा था। हालांकि वो शौर्य की बहन थी और उसे भी फाइटिंग आती थी और थोड़ी क्रूएल तो वह भी थी, पर सनम की हैवानियत के आगे हर कोई हार जाता था, क्योंकि वो जितनी खतरनाक सजा लोगों को देती थी, उन्हें देखकर तो जल्लाद भी डर जाए। रणविजय ने जब सारिका की हालत देखी तो उसने जल्दी से सारिका को वहां से भेज दिया और सनम के साथ मुकेश के सामने खड़ा होकर उसके जख्मी पैर पर पैर रखते हुए कहा, आज होगा अंत उस बुराई का जिसने कई सारी जिंदगियों को बर्बाद किया है, यानी कि तुम्हारा। ये कहकर रणविजय ने अपने कमर के पीछे खोसी हुई बंदूक निकाली और उससे मुकेश के दूसरे पैर पर चला दी। मुकेश को अब मौत का डर लग रहा था। उसने कहा, मुझे मार डालो, मुझे इस तरह परेशान मत करो। तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते? सनम ने एक खतरनाक हंसी के साथ कहा, बिल्कुल नहीं, इतनी आसान मौत, वो भी तुम्हें जिसने हमारे माता पिता को तड़पा तड़पा कर मारा, बिल्कुल नहीं। ये कहकर सनम ने उस गोली वाले पैर को भी काट दिया और अब मुकेश सिर्फ अपने हाथों के सहारे वहां जमीन पर पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहां पर एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। सभी लोगों ने हाल के दरवाजे की तरफ देखा, जहां से शौर्य अंदर आ रहा था और उसके पीछे चल रहा था एक खतरनाक सा शेर, जिसके बड़े बड़े बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था और उसकी खतरनाक पीली आंखें अपने शिकार को घूरे रही थी, यानी कि मुकेश को। शौर्य के साथ चलता हुआ वो शेर काफी ज्यादा डेंजरस दिख रहा था और उससे ज्यादा खतरनाक दिख रहा था शौर्य, जो कि उसके मालिक की तरह आगे चल रहा था। शोए सनम के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने बिना सनम को देखे मुकेश की तरफ देखते हुए कहा, मेरी पत्नी को मुझसे छीन कर तुमने बहुत बड़ी गलती की। मेरी बहन को बर्बाद कर कर तुमने सबसे बड़ी गलती की और अब इन सब की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इन लोगों ने तो अपना बदला ले लिया, लेकिन अभी मैं बाकी हूं और तुम्हें लगता है कि तुम्हें आसान मौत मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं। ये देख रहे हो, इसका नाम राजा है और ये लोगों का शिकार करना बहुत पसंद करता है और आज यहाँ तुम्हारा शिकार होगा राजा। उद्धरण चिन्ह।
जैसे ही शौर्य ने ये कहा वो शेर मुकेश पर कूद पड़ा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। उसकी खतरनाक चीखें उस बड़े से हाल में गूंज रही थी और शेर के दहाड़ने के साथ वो चीखें कहीं गायब सी हो रही थी। खून की बदबू उस माहौल को डरावना बना रही थी और हर किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे सिवाय चांदनी के, जो कि अपनी आंखें बंद किए चुपचाप खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो शेर वापस शौर्य के पास आ गया, जिसका चेहरा अब खून से सन चुका था। जमीन पर कुछ भी नहीं बचा था सिवाय हड्डियों के। ये कहना मुश्किल नहीं था कि मुकेश आज खत्म हो चुका था, वो भी काफी बुरे तरीके से। चांदनी और सनम रणविजय के पास गई और रणविजय ने उन दोनों को अपने गले से लगा लिया। आज उसकी दोनों बहन उसके साथ थी सिवाय एक बहन के जो अभी भी दूर खड़ी है, सब कुछ देख रही थी। हाँ, सृष्टि भी वहीं मौजूद थी लेकिन वो आगे नहीं आई क्योंकि वो अपने आप को उस परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, वो भी रणविजय के गले लगा चाहती थी। एक बड़ा भाई एक पिता की समान होता है और वो अपने पिता के गले लगा चाहती थी, लेकिन शायद उसके नसीब में ये था ही नहीं। सनम ने जब सृष्टि को देखा तो वो जल्दी से उसके पास गई और उसे खींचते हुए अपने साथ ले आई और फिर उसने उसे भी ग्रुप हग में शामिल कर लिया। सृष्टि के कांपते हुए हाथ उन सभी को गले लगाया और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इसके बाद वो चारों भाई बहन एक हो गए। शौर्य बिना किसी भाव के उन्हें देखे जा रहा था। उसकी नजर पूरे समय सनम पर ही थी, जिसे अभी तक उसे नोटिस नहीं किया था। रणविजय जब उन लोगों से अलग हुआ तो उसने कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, मुझे मेरी तीनों बहनें मिल गई। ये कहकर उसने सृष्टि से कहा, मुझे माफ कर दो सृष्टि, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब दोबारा मैं तुम्हें और हमारे भाई को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया और दोबारा रणविजय के गले लग गई। सनम पीछे मुड़ी और जब उसने ये देखा कि शौर्य बिना कुछ कहे वहां से जा रहा है तो उसकी आंखें सिकुड़ गई और वो शौर्य के पीछे जाने लगी। रणविजय ने उसे रख रहा था लेकिन वो समझ सकता था कि इस समय शौर्य पर क्या गुजर रही होगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और सनम को वहां से जाने दिया। एक कार तेजी से सड़क पर चल रही थी और उसी के पीछे चल रही थी एक बाइक जिस पर एक इंसान बैठा उसे कार को फॉलो कर रहा था। काफी देर तक फॉलो करने के बाद जब वो कार नहीं रुकी तो वो इंसान उसे ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके आसपास मौजूद कार ने उसे ये नहीं करने दिया। थोड़ी देर बाद वो कार एक फार्म हाउस के बाहर रुकी जो जंगल में बना हुआ था, जिसके आसपास कई सारे पेड़ लगे हुए थे और एक लंबे से गलियारे के आजू बाजू लाइटिंग को लगाया गया था जिससे वहां रास्ता दिखाई दे रहा था। कार उस जगह पर रुकी और वो बॉडीगार्ड उस आदमी को कवर करते हुए अंदर की तरफ ले जाने लगे। बाइक से वो इंसान उतरा और उसने अपना हेलमेट उतारा जिससे उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहराने लगे और वो लड़की आगे जाने की कोशिश करने लगी। गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, सॉरी मैं हम आपके अंदर नहीं जाने दे सकते। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने अपनी गहरी नीली आंखों से उस आदमी को घूमते हुए कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं सनम शौर्य प्रधान हूं, वो मेरे हस्बैंड है, मुझे प्रधान जी से मिलना है। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? उस बॉडीगार्ड ने अपना सर झुका कर कहा, सो सॉरी मैं, लेकिन सर ने कहा है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते। सनम ने घूरकर गार्ड को देखा और उसकी गर्दन पर वार किया जिससे वो आदमी वहीं बेहोश हो गया, जिसके बाद आसपास मौजूद गार्ड सनम को रोकने की कोशिश करने लगे। हालांकि किसी ने भी उसे चोट पहुंचाने की या उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की क्योंकि सभी जानते थे कि भले ही शौर्य ने उन्हें सनम को अंदर आने से रोकने के लिए कहा था, लेकिन सभी जानते थे उनमें से अगर किसी ने भी सनम को छूने की हिम्मत की तो उनके हाथ काटने से पहले शौर्य प्रधान एक बार भी नहीं सोचेगा, जिसकी वजह से सनम ने जल्द ही उन सभी गार्ड्स को हरा दिया और घर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाती एक शेर की दहाड़ने की आवाज उसे सुनाई दी जो कि दरवाजे के सामने ही बैठा उसे घूर रहा था। सनम एक टक उस शेर की आंखों में देख रही थी, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो धीमे कदमों से सनम के पास गई और उसके पास बैठकर उसके सर को सहलाने लगी। शेर ने हैरानी से सनम को देखा। हर एक इंसान उससे डरता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस था और उसकी खूंखार आंखें लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती थी, लेकिन सनम बहुत ज्यादा अलग थी। सनम घुटनों के बल उस शेर के पास बैठी और उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आपका नाम राजा है। सनम के हाथों का स्पर्श पाकर और उसकी मासूम सी मुस्कान देखकर राजा, जो हर किसी को डराता था और सिर्फ शौर्य की बात मानता था, उसका दिल जैसे पिघल सा गया और वो अपनी पूंछ लाते हुए सनम को देखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी और वो सनम के सवाल का जवाब देने के लिए अपना एक पैर उठा रहा था। उसके पैर में एक गोल्ड का कड़ा था जिस पर उसके नाम का सिंबल बना हुआ था। सनम मुस्कुराई, उसने कहा, आप जानते हैं आपके जो मालिक हैं वो हमसे नाराज हैं, हमें उन्हें मनाना है। जरूर उन्होंने आपको कहा होगा कि हमें अंदर ना आने दे, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे तो हम आपके मलिक को कैसे मनाएंगे और फिर हम आपकी मालकिन कैसे बनेंगे? अगर हम उनसे नहीं मिलेंगे तो वो हमें छोड़ देंगे। क्या आप चाहते हैं वो हमें छोड़ दे?
राजा ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वो समझ गया हो कि सनम क्या कह रही है और अगले ही पर वो दरवाजे से हट गया। सनम मुस्कुराई और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। उस घर में इतना ज्यादा अंधेरा था कि इंसान भी इंसान को नहीं देख पा रहा था। सनम रास्ता ढूंढते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और बार बार शौर्य का नाम पुकार रही थी, लेकिन उसे अपनी दी हुई आवाज के बदले सिर्फ खुद की आवाज सुनाई दे रही थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था। सनम ने कहा, प्रधान जी आप कहाँ चले गए हैं? सनम ने ये कहा ही था कि ऊपर वाले एक कमरे की लाइट जल उठी और तभी सनम ने देखा कि जो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी उन सीढ़ियों के पास भी माध्यम लाइट जल रही थी, जिससे वो सीढ़ी साफ नजर आ रही थी। सनम जल्दी से उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर उस कमरे के पास जाकर खड़ी हुई और उसे खोलने लगी। जब सनम ने वो कमरा खोला तो उसे वहां से तेज शराब की महक आए और एक ठंडा और खतरनाक और महसूस होने लगा। सनम ने देखा कि बालकनी के पास एक इंसान जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे आसमान को देखते हुए स्मोक कर रहा था। उसके एक हाथ में ड्रिंक का ग्लास था और दूसरे हाथ से सिगरेट पकड़े वो घूर कर आसमान की तरफ देखे जा रहा था। पीछे से ही उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग और डोमिनेटिंग दिख रही थी कि कोई भी उसे देखकर उस पर फ्लैट हो जाए या फिर डर जाए। सनम धीमे कदमों से उस इंसान के पास जाकर खड़ी हुई और उसने गहरी सांस लेकर कहा, आप हमसे नाराज हैं? शौर्य ने कुछ नहीं कहा बल्कि उस सिगरेट का एक और कश लिया और उस ड्रिंक के गिलास को जमीन पर फेंक दिया, जिससे वो चकनाचूर हो गया और उसके कुछ टुकड़े सनम पैरों में भी चुभ गए, लेकिन सनम ने उफ तक नहीं कहा। सनम ने दोबारा कहा, प्रधान जी हम आपको सब बताना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि सनम आगे कुछ भी कह पाती शौर्य ने उसकी कंधों से पकड़कर उसे बालकनी की खिड़की से लगा दिया और उसे घूरते हुए कहा, लेकिन क्या बताओ, लेकिन क्या तुम मुझे इस तरह छोड़कर चली गई? मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम कहाँ हो और मिलने के बाद भी तुमने मुझे इस तरह का एक्ट किया कि तुम उसे मुकेश के सम्मोहन में हो और तुमने मेरा इस्तेमाल किया। हर बार सनम, हर बार मैंने तुम्हें माफ किया और हर बार तुमने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन इस बार नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा तो सिर्फ तुम्हारे हर धोखे का अंत। ये कहकर शौर्य ने सनम को छोड़ दिया और उससे 2 कदम दूर हो गया और सनम अपनी सफेद चेहरे के साथ उसे देखने लगे। सनम ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी शौर्य ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, तुम अब मेरी कोई नहीं लगती हो। सनम ने अपने कदम पीछे नहीं लिए बल्कि एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, क्यों अब हम आपके कुछ क्यों नहीं लगते? पहले तो हम आपकी जिंदगी हुआ करते थे ना? शौर्य ने कहा, उस जिंदगी को तुम खत्म कर चुकी हो अपने इन्हीं धोखों की कब्र तले। सनम ने कहा, लेकिन इन सबके बीच हमारी एक मजबूरी थी। शौर्य ने कहा, और मुझसे शादी करना भी तुम्हारी मजबूरी ही थी, तो इस मजबूरी को भी खत्म ही कर द। सनम मुस्कुराए और उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। इस समय वो सेकंड फ्लोर पर मौजूद थी। सनम ने इस बार शौर्य की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाए बल्कि कदमों को पीछे लेते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप जैसा कहें। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो पीछे जाने लगी और शौर्य अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा, लेकिन उसकी आंखें तब बड़ी हो गई जब उसने देखा कि सनम रेलिंग से कूदने वाली है। सनम ने वो बड़ी सी खिड़की खोल दी थी और इस समय वो रेलिंग से टिककर खड़ी थी। नीचे कई सारे पत्थर रखे थे, अगर सनम वहां से गिरती तो पक्का उसकी मौत हो जात। सनम ने अपनी आंखें बंद की और कहा, प्रधान जी हम हमेशा थे आपके थे और मरते हुए भी सिर्फ आपकी ही रहेंगे। ये कहकर उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और वो गिरने लगी। उसे यकीन था कि वो मर जाएगी अपने प्रधान जी के लिए, लेकिन अगले ही पर उसे किसी ने संभाल लिया और अपने सीने से जोर से गले लगा। उन बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर सनम मुस्कुराई और उसने भी शौर्य को गले लगाते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि हम आपके लिए मायने नहीं देते, तो हमारी मौत आपके लिए क्यों मायने देती है? शौर्य ने कहा, चुप करो, अगर तुमने दोबारा ये शब्द कहने की कोशिश की और इस तरह की हरकत की तो मैं तुम्हारी खुद जान ले लूंगा। ये कहकर शौर्य ने सनम का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके होठों पर अपने होठों रख उसे किस करने लगा। सनम भी उसे पूरी शिद्दत से चूम रही थी। उसने अपने दोनों हाथ शौर्य के बालों को जकड़ा हुआ था और शौर्य ने भी सनम की कमर को थामा हुआ था। उस किस को बिना तोड़े सनम को कमर से हल्का सा लिफ्ट किया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वो दोनों वॉशरूम में थे। शौर्य ने सनम को नीचे खड़ा कर शावर का टेप ऑन कर दिया, जिससे गर्म पानी उन दोनों पर गिरने लगा। एक पल के लिए उन बूंदों से परेशान होकर सनम ने शौर्य की पीठ को खरोच दिया और उस किस को ऑन इंटेंस कर दिया, लेकिन जब उसने शौर्य के हाथों को अपनी बॉडी पर मूव होता पाया तो वो शांत हो गई। जो खून की होली उन लोगों ने आज खेली थी उसके कई दाग सनम के कपड़ों पर मौजूद थे, जिन्हें शौर्य साफ करना चाहता था और इसी इर्म से वो उसे यहाँ लाया था।
एक लॉन्ग और पेशेनेट किस के बाद जब वो लोग अलग हुई तो उनका चेहरा लाल हो रहा था और उनकी सांसें गहरी होने लगी। शौर्य ने सनम को ऊपर से नीचे तक देखा। भीगने के कारण सनम के कपड़े पूरी तरह चिपक चुके थे और उसका स्लिम फिगर शौर्य के सामने था। आंखों में शर्म, हया, प्यार और नजदीकी सब एक साथ झलक रही थी। उन दोनों की ही आंखें एक दूसरे को इस तरह देख रही थी जैसे वो दोनों ना जाने कितने जन्मों के बिछड़े हो। हालांकि ये सच भी था। सनम ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर शौर्य के चेहरे पर रखा और कहा, हमें माफ कर दीजिए। शौर्य ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार पर पुश किया और उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, किस किस बात की माफी मांगूंगी तुम? सनम ने अपनी आंखें बंद की और उस एहसास को महसूस करते हुए कहा, अपनी हर एक गलती की हम आपकी सजा पाने के लिए तैयार हैं। आप हमें जो सजा देंगे हम वो अपनाएंगे, लेकिन आप हमें छोड़िए मत। हम आपके बिना नहीं रह सकते प्रधान जी, हम आपके बिना मर जाएंगे। शौर्य ने सनम को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम से बाहर आते हुए कहा, ठीक है तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर जैसे सनम की धड़कन ही थम गई। शौर्य ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया और उसके बिल्कुल करीब आकर कहा, विश्वास करो ये सजा तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी। ये कहकर उसने अचानक समन के टॉप के हिस्से को पकड़ा और उसे हल्का सा खींचा जिससे वो टॉप फटकर एक साइड गिर गया। सनम ने अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश करते हुए हैरानी से शौर्य को देखा जो खुद भी अपनी शर्ट रिमूव कर रहा था। जैसे जैसे वो अपनी शर्ट के बटन ओपन कर रहा था सनम उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर कहीं खोई जा रही थी। उसका एक हाथ अपने आप शौर्य की एप्स पर चला गया और वो अपने हाथ को ऊपर ले जाते हुए उसे देखने लगी। शौर्य ने उसके हाथ को पकड़ा और साइड में पड़ी टाई से उसके दोनों हाथ बेड के कॉर्नर पर बांध दिए। सनम ने हैरानी से शौर्य को देखा और हकलाते हुए कहा, प्रधान जी आप क्या कर रहे हैं? शौर्य ने कहा, तुम्हारी सजा तय कर रहा हूं। ये कहकर उसने झुककर सनम के होठों पर अपने होठ रखे और उसे किस करने लगा। वो उसे किस कम कर रहा था और बाइट ज्यादा कर रहा था जिससे सनम के होंठ बुरी तरह सूज गए थे और उनसे थोड़ा खून बहने लगा था। वही उसके दोनों हाथ सनम की पूरी बॉडी पर मूव हो रहे थे जिससे सनम काफी ज्यादा बेचैन हो रही थी और अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी। उसके पैर भी छटपटा रहे थे जिन्हें शौर्य ने अपने पैरों के बीच दबाकर रोक रखा था। वो अपने होठों से कुछ कहना चाहती थी लेकिन शौर्य ने उसके होठों को इस तरह जकड़ा हुआ था कि ना ही उससे सांस लेने की हिम्मत हो रही थी ना ही कुछ बोलने की। काफी देर बाद जब शौर्य सनम से अलग हुआ तो वो लगभग बेहोशी में जा चुकी थी। शौर्य ने अपने होठों को उसकी गर्दन के पास रखकर उसे वहां जोर से बाइट किया जिससे सनम होश में आ गई। उसने कहा, प्रधान जी हमें ऐसी सजा मत दीजिए। शौर्य ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, क्यों? क्या ये सजा बहुत मुश्किल है? क्या ये उस इंतजार से भी मुश्किल है जो मैंने किया है? क्या ये उस दर्द से भी मुश्किल है जो मैंने सहे है? ये सुनकर सनम चुप हो गई और धीरे धीरे उन दोनों की गर्म सांसें उससे कमरे में फैलने लगी। ब्लैंकेट उन दोनों के ऊपर उन्हें कवर करने के लिए पड़ा हुआ था। वही शौर्य के होंठ लगातार सनम की पूरी बॉडी पर मूव हो रहे थे जिससे सनम की गहरी सांस और लंबी लंबी आहों की आवाज में वहां गूंज रही थी जो कि शौर्य को और ज्यादा दीवाना कर रही थी। कुछ ही पलों बाद उन दोनों के दरमियान जो एक पर्दा बचा था वो भी टूट गया और एक दर्दनाक चीज के साथ सनम की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें बह गई। शौर्य ने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे हल्के हल्के किस करते हुए उसे प्यार करने लगा। सनम को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था जिस कारण वो अपने हाथों को जोर जोर से हिला रही थी। शौर्य ने अपना एक हाथ ऊपर बढ़ाकर उस टाई को खोल दिया जिससे सनम के हाथ खुल गए। सनम ने अपने दोनों हाथ शौर्य के कंधे पर रखे और अपने नाखूनों को वहां धंसाते हुए अपने दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। उसने तो शौर्य के होठों पर तक बाइट कर लिया था। कुछ पल बाद जब उसे दर्द का एहसास नहीं होने लगा तो वो भी शौर्य के प्यार में कहीं खो गई। उन दोनों का प्यार एक दूसरे को पाकर जैसे खत्म न होकर पूरा हो गया हो और वो दोनों एक दूसरे में खो गए। सनम शौर्य का नाम पुकारते हुए अपने प्यार का इजहार कर रही थी। वही शौर्य अपने एक्शन से उस सेटिस्फाई कर रहा था। कई घंटे तक चले इस प्यार के सिलसिले में सनम कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। वही शौर्य एकातक उसके चेहरे को देखते हुए उसके बालों को सहला रहा था। कुछ पल बाद वो उठा और बाथरूम से वेट टॉवल लेकर उसने सनम की पूरी बॉडी को साफ किया और उसे एक नाइट गाउन पहनाकर खुद भी शावर लेकर उसके साथ सो गया। आज उसकी जिंदगी लगभग पूरी हो चुकी थी। उसकी सनम उसके पास थी, उसका प्यार उसके पास था और उसकी जिंदगी एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही थी, सिर्फ और सिर्फ खुशियों के साथ जहां कोई भी गम नहीं होगा। समय और सृष्टि के घर। समय लिविंग रूम में बैठा सृष्टि का वेट कर रहा था। सृष्टि जब अंदर आई तो समय जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और उसने दौड़ते हुए सृष्टि को गले लगा लिया। उसके इस एक्शन से सृष्टि पूरी तरह हैरान हो गई। उसने समय की पीठ सहलाते हुए कहा, समय तुम्हें क्या हुआ है? समय ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह।
जब वहां पर वो सारी चीजें हो रही थी तो समय सृष्टि को अपने साथ चलने को कहा था, क्योंकि उसके भाई ने उसे वापस घर जाने को कह दिया था, लेकिन सृष्टि नहीं मानी थी और समय को आखिरकार उसे वही छोड़ना पड़ा था और तब से ही वो उसका वहां इंतजार कर रहा था। समय ने सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों को चूमते हुए कहा, मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था, तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, अगर तुम्हें वहां कुछ हो जाता तो। उसकी इतनी चिंता भरी आवाज सुनकर समय की आंखों में पानी को देखकर सृष्टि का दिल जैसे पिघल सा गया। उसने अपना चेहरा हल्का सा आगे बढ़ाया और समय के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगी। समय ने हैरानी से सृष्टि देखा जो आंखें बंद किए उसे किस कर रही थी। ये पहली बार था शायद जब सृष्टि ने उसे आगे से किस किया था। समय ने भी धीरे धीरे उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। उनकी किस सॉफ्ट से डीप और डिप से इंटेंस होती चली गई और इस बात का उन्हें पता ही नहीं चला। समय अपने कदमों को पीछे लेते हुए सोफे पर जा गिरा। इस बात का उसे एहसास नहीं हुआ सृष्टि समय के ऊपर थी और वो उसे किस किए जा रही थी। समय एक ऐसा इंसान था उसकी जिंदगी में जिसे उसने पूरी शिद्दत से प्यार किया था और जो उसके लिए उसका एक ऐसा अपना था जिसे उसके हर दर्द, हर तकलीफ, हर बुराई, हर हकीकत के साथ उसे अपनाया था। ये जाने के बाद भी कि वो एक नाजायज लड़की है, सभी बातों के बारे में सोचते हो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ पलों बाद सृष्टि समय से अलग हुई और उसने कहा, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? समय मुस्कुराया और उसने सृष्टि का सिर को अपने सीने पर रखते हुए कहा, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसके होठों पर एक मुस्कान थी और सृष्टि ने उसकी शर्ट को अपने दोनों हाथों में झगड़ा हुआ था। समय ने कहा, क्या सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया? सृष्टि ने कहा, सब खत्म हो गया और शायद अब सब ठीक भी हो जाएगा। सनम भी तुम्हारे भाई के साथ जा चुकी है और मुझे उम्मीद है कि उन दोनों के बीच भी सब ठीक हो चुका होगा और जल्दी ही मेरे भाई को भी एक बेबी होगा और फिर उनकी फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। समय ने बात बदलने के लिए कहा, वैसे हमारे बच्चे कब होंगे और तुम मुझे हमारे बच्चे प्लान करने के लिए ट्राई को करने दोगी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सृष्टि का चेहरा बुरी तरह लाल हो गया। उसने कहा, कुछ भी मत बोला करो। समय ने मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेरा और फिर उसे गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले गया और फिर दोनों फ्रेश होकर सो गए। हालांकि उन दोनों के दरमियान अब हर एक नफरत और गलतफहमी की दीवार टूट चुकी थी और सारी झिझक जैसे खत्म सी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच जो एक शर्म और हाय का पर्दा था वो अभी भी बाकी था, जिसे ना ही समय ने टूटने दिया था और ना ही सृष्टि ने। वो कहते हैं ना, कुछ करीबियां ऐसे ही होती है जो कि जिस्मानी नहीं रूहानी होती है। स्माइल। अगले दिन फार्म हाउस पर सनम की जमीन खुली तो उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें मसली और उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपनी लोअर बैक और पेट के निचले हिस्से में काफी ज्यादा तेज दर्द महसूस हुआ। उसे लगभग अपनी पूरी बॉडी में ही दर्द महसूस हो रहा था। इतना दर्द उसे तब भी नहीं हुआ था जब वो फाइटिंग किया करती थी या लोगों से लड़ा करती थी। सनम ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, हाय, हमारी कमर तोड़ दी, ऐसी सजा कौन देता है, हम इसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो धीरे धीरे बेड से उठी और अपने आप को वहां रखी एक शर्ट से कवर कर बाथरूम में चली गई। शावर के नीचे खड़े होकर सनम ने गर्म पानी का शावर ऑन कर दिया और अपनी आंखें बंद कर अपने शरीर में हो रहे दर्द को धीरे धीरे कहीं गुम होता हुआ महसूस करने लगी। तभी उसे अपने पास किसी की सांसों का और मौजूदगी का एहसास हुआ। सनम ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों से सामने खड़ी उस परछाई को देखा जो कि उसके इतना करीब थी जिससे वो उसकी बॉडी हीट को भी महसूस कर पा रही थी। शौर्य, जो कि बाथटब में ही लेटा हुआ था, उसने जब सनम को इस तरह नींद में अंदर आते देखा तो वो काफी ज्यादा क्यूरोस हो गया और उसने जब ये देखा कि सनम किस तरह शावर के नीचे उस शर्ट को पहने खड़ी हो गई है जो कि कल रात उसने पहनी थी और वो पानी से भीगने के कारण उसकी शरीर से किस तरह चिपक चुकी है, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और सनम के करीब आ गया। शौर्य ने सनम की गर्दन पर हाथ रखा और अपना सर झुकाकर हल्के हल्के उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी, तो मिसेस प्रधान की रात कैसी गुजरी? सनम ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, काफी दर्द में, आप हमसे बात मत कीजिए, हमें आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। सॉरी ने अपना चेहरा सनम के चेहरे के करीब किया और उसकी नोज से अपनी नोच टच करते हुए कहा, और वो क्यों? सनम ने कहा, आपने हमें रात में बहुत सताया, हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आप हमें इतना कैसे सता सकते हैं? शौर्य ने कहा, इस सताना नहीं प्यार करना कहते हैं जाने मन। सनम ने कहा, हमें नहीं चाहिए इस तरह का पेनफुल प्यार, समझे आप? शौर्य ने कहा, चिंता मत करो, कल तुम्हें पेन हुआ था लेकिन आज नहीं होगा, इस बात का मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं। सनम ने अपनी आंखें बड़ी कर कर शौर्य को देखा और कहा,
क्या अभी? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर शौर्य उसकी बात कहाँ मानने वाला था। थोड़ी ही देर बाद वो शर्ट जिसे सनम ने अपने शरीर पर डाला हुआ था वो जमीन के ना जाने कौन से कोने में पड़ी थी और उस वॉल से टिकी सनम के पैर शौर्य की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे और उसकी गहरी सिसकियां की आवाज उस बाथरूम में गूंज रही थी। लगभग 2 घंटे बाद जब शौर्य ने सनम को लाकर वापस बिस्तर पर लिटाया तो सनम काफी ज्यादा थक चुकी थी और अगले ही पर वो नींद में भी जा चुकी थी। सनम की जब अगली बार नींद खुली तब तक शाम हो चुकी थी। सनम ने धीरे धीरे सकमसाते हुए अपनी आंखें खोली और खिड़की की तरफ अपना चेहरा किया और वो ये देखकर हैरान हो गई कि आसमान में शाम की लाली छा चुकी थी। सनम ने आंखें बड़ी बड़ी कर उस खिड़की की तरफ देखा और अपना सर हल्का सा और ऊपर उठाकर उस घड़ी की तरफ देखा जो कि उस खिड़की के जस्ट साइड में ही लगी थी। शाम के 7 बजे बज रहे थे। सनम ने खुद से कहा, हम इतनी देर तक सो रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कहते हुए वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और तभी उसकी नजर नीचे गई। जो चादर उसने लिपटी हुई थी वो धीरे से सरक गई और सनम ने जैसे ही अपना सर नीचे झुकाया अपने बॉडी पर बने मार्क्स और विजिबल बॉडी को देखकर वो हैरानी और शर्म के मारे बुरी तरह लाल हो गई और उसने जल्दी से अपने पास मौजूद ब्लैंकेट को ऊपर तक खींच लिया। सनम ने जब ऐसा किया तभी उसे किसी की हल्के से हंसने की आवाज सुनाई थी। सनम ने पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाई और तभी उसकी नजर साइड सोफा पर बैठे शौर्य पर गई जो कि अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। शौर्य ने इस समय सिर्फ पेंट्स पहनी हुई थी और उसकी अपनी बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे जिससे उसके एप्स और मस्कुलर बॉडीज ऑफ शो हो रही थी और सबसे ज्यादा दिख रहे थे उन पर बने वो बिट्स के निशान जिन्हें सनम ने शौर्य को दिया था। साथ ही उन नाखूनों की खरोचों को भी देखा जा सकता था जो कि जाहिर था सनम के नाखूनों से बने थे। सनम जो कि शौर्य पर चिल्लाने ही वाली थी और निशानों को देखकर वो और ज्यादा शर्मा गई। सनम ने ब्लैंकेट को अपने सिर तक ओढ़ा और कहा, आपने शर्ट क्यों नहीं पहनी है? शौर्य ने अपने सीने पर हाथ फेरा और कहा, क्योंकि मैं इन निशानों को बार बार छूकर महसूस करना चाहता हूं, तुम्हें और तुम्हारी छुअन को। लास्ट लाइन उसने इतने सिडेक्टिव वे में कही थी सनम के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। सनम ने अपने ब्लैंकेट से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बाहर निकाला और शौर्य को घूरकर देखने लगी। शौर्य ने लैपटॉप साइड में रखा और सनम के पास खड़े होकर उसने उस ब्लैंकेट को खींचते हुए कहा, मुझे अपने आप को छुपाकर क्या होगा, मैं तो सब देख चुका हूं। सनम ने चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप बहुत ज्यादा बेशर्म हो गए हैं। शौर्य ने अपना माथा सनम के माथे से टिकाया जिससे सनम उसकी गहरी सांसों को महसूस करने लगी। शौर्य ने कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए और मैं हमेशा तुम्हारे लिए ऐसा ही रहूंगा, तो अपने इस प्रधान जी को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। सनम ने शौर्य को धक्का दिया और उठकर वापस वॉशरूम में चली गई। जब सनम बाहर आए तो उसने एक व्हाइट कलर का बाथरूम पहना हुआ था और उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। शौर्य ने अपनी एक आईब्रोज उचकाई और कहा, क्या हुआ? सनम ने कहा, हमारे पास कपड़े नहीं है। शौर्य ने उसे अलमीरा की तरफ इशारा करके कैजुअल वे में कहा, तुम्हारे सारे कपड़े वहां हैं। ये सुनकर सनम ने हैरानी से शौर्य को देखा और फिर उस अलमीरा को खोला जहां पर वेस्टर्न, इंडियन, इंडो वेस्टर्न, नाइट वेयर, कैजुअल और पार्टी वियर हर तरह के कपड़ों को सलीके से रखा गया था जिनके साथ उससे जुड़ी हर एक एक्सेसरीज भी वहां मौजूद थी। सैंडल, पर्स, मेकअप, ज्वेलरी, हर एक चीज को वहां सनम की पसंद के मुताबिक ही तय किया गया था और ये सभी चीज देखकर सनम की आंखें चमक उठी थी। कौन लड़की होगी जिसे मेकअप और साज श्रृंगार पसंद ना हो? सनम शौर्य के पास आई और उसने शौर्य की गाल पर किस करते हुए कहा, आपने ये सब हमारे लिए लिया है। शौर्य ने सनम को अपनी गोद में बिठाया और अपने लैपटॉप को साइड में रखकर कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब किसके लिए लिया होऊंगा? ये सुनकर सनम ने कुछ नहीं कहा और उन कपड़ों में से अपने लिए एक सिंपल साफ पर्पल कलर का नाइट गाउन निकाल उसे लेकर वापस बाथरूम में चली गई। जब सनम चेंज कर आए तो एक पल के लिए शौर्य की नजर उस पर टिक गई। सनम ने इस समय एक लॉन्ग श्रग वाला नाइट गाउन पहना हुआ था जिसकी स्लीव्स नेट की थी और अंदर से सिर्फ डोरी वाली ड्रेस होने के कारण वो नाइट गाउन नेट का था और उसमें सनम बहुत ज्यादा सिजलिंग लग रही थी। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर सनम ने एक नाइट क्रीम लेकर अपने चेहरे पर लगना शुरू किया। तभी उसे अपने पीछे किसी की गर्म सांसों का एहसास महसूस हुआ और उसका शरीर एकदम से सिहर उठा। सनम ने अपनी नजर उठाकर देखा, उसके पीछे शौर्य खड़ा था। शौर्य ने इस समय व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहनी हुई थी जिसमें उसके बिखरे हुई बालों के साथ में वो बहुत ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। सनम तो एक पल के लिए शौर्य को देखते ही रह गई। तभी उसे अपनी गर्दन पर एक अजीब सा एहसास हुआ और उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। सनम ने अपनी बंद आंखों के साथ ही कहा, मत सताइए ना प्रधान जी।
शौर्य ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ फिराते हुए कहा, तो किसने कहा था तुम्हें इतनी सुंदर बनकर रहो, तुम्हारी ही गलती है। सनम ने कहा, हम काफी थके हुए हैं और हमें भूख भी लगी है, क्या आप हमें भूखा मार देना चाहते हैं? ये कहते हुए सनम ने अपनी आंखें खोली और इस समय वो बिल्ली के बच्चे की तरह दिखाई दे रही थी जिसे न जाने कितने ही दिनों से खाना ना मिला हो। उसके इस लुक को देखकर शौर्य मुस्कुराया और उसे अपने साथ लेकर नीचे चला गया। जैसे जैसे सनम उस विला में जा रही थी, उस विला की खूबसूरती को देखकर वो हैरान सी रह गई थी, जो काफी ज्यादा डार्क था, लेकिन इस समय जहां वो मौजूद थी वो काफी ज्यादा वार्म कलर्स और एडवांस इंटीरियर से भरा हुआ था। वहां लगे सोफे तक काफी ज्यादा सुंदर थे। डाइनिंग हॉल में एक लंबा सा झूमर लगा था जो कि रेक्टेंगुलर शेप का था और उसमें जल रही लाइट येलो कलर की थी। उससे टेबल पर वो झूमर काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा था। सनम को एक सीट पर बैठाने के बाद शौर्य ने उसके लिए डिनर सेट करना शुरू किया, जो सर्वेंट बनाकर पहले ही सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे। सनम ने कहा, आप क्यों कर रहे हैं, हम कर देते हैं। शौर्य ने कहा, मैं कर रहा हूं ना। ये कहकर उसने सनम के लिए प्लेट में खाना निकाला और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। उसकी इतनी केयर देखकर सनम के होठों पर मुस्कान आ गई। शौर्य को सनम को अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद शौर्य ने सनम से कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, क्या? शौर्य ने उसे उठाकर खड़ा किया और उसके साथ घर के बाहर निकाल उसे गार्डन में घूमते हुए कहा, तुम अच्छे से जानती हो कि चांदनी तुम्हारी बड़ी बहन है। सनम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, हमें पता है कि चांदनी हमारी बड़ी बहन है, हमने उनका डीएनए टेस्ट भी करवाया था और उनका डीएनए हमारे भाई के और सृष्टि के डीएनए से मैच कर रहा है। शौर्य ने थोड़े शक भरी अंदाज में कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चांदनी तुम्हारी बहन है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम ने हैरान होकर कहा, पर आपको ऐसा क्यों लगता है? शौर्य ने इस बात के बारे में आगे कुछ नहीं कहा और फिर सनम का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, लेकिन हम तो बात कर रहे थे ना। शौर्य ने कहा, चलो तो। ये कहते हुए वो सनम को खींचकर एक आर्टिफिशियल झील के पास ले गया जिसमें आर्टिफिशियल कमल के फ्लावर तैयार रहे थे जो कि ब्लू कलर के थे। चांद की परछाई भी उस झील में पड़ रही थी जिससे वो झील और ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। उस झील को देखकर सनम एक पल के लिए सब कुछ भूल गई। उस झील की तरफ देखते हुए सनम ने कहा, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, हमने इससे ज्यादा सुंदर झील कभी नहीं देखी। तभी सनम की नजर साइड में बने ब्रिज पर गई जहां पर एक खूबसूरत सी लड़की का स्टेचू बना हुआ था जो कि अपने हाथ में दिया लिए खड़ी थी। उस दिए की रोशनी उस पूरे झील पर फैल रही थी क्योंकि वो दिया काफी ज्यादा बड़ा था। उस लड़की की आंखें नीले रंग की थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। सनम को ऐसा लगा जैसे वो उसकी ही मूर्ति हो। उसने हैरानी से शौर्य को देखा। शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसे पीछे से गले लगाया और अपना सर सनम के कंधे पर रखते हुए कहा, हाँ, ये तुम्हारा ही स्टेचू है। सनम ने कहा, आपने हमारी मूर्ति क्यों बनाई है, हम मर थोड़ी गए हैं। शौर्य ने सनम को घूरकर देखा और अचानक ही उसकी गर्दन पर बाइट कर लिया जिससे सनम की चीख निकल गई। सनम ने शौर्य की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि उसने क्या किया है। शौर्य ने कहा, अगली बार अगर तुमने इस तरह के शब्द कहे तो तुम्हारी पूरी बॉडी बाइक मार्क से भरी होगी। शौर्य की बात सुनकर सनम ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और कहा, आप सच में बहुत ज्यादा बेशर्म हो गए। शौर्य ने उसकी गर्दन पर हल्के से बाइट किया और उसी जगह पर किस करते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं मेरी बेशर्मी यहां भी दिखा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसका एक हाथ सनम की कमर पर घूम रहा था जहां पर उसने उस नाइट ड्रेस की नोट को बांधा हुआ था और ये महसूस कर सनम की दिल की धड़कन बढ़ गई। सनम ने शौर्य के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, प्रधान जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, तुमसे प्यार। उसके इस तरह प्यार से कहने से और उसकी छुअन से सनम जैसे पिघलने से लगी थी। उसने अपनी गर्दन को हल्का सा झुका लिया और इससे शौर्य को उसे किस करने में और ज्यादा आसानी होने लगी। शौर्य ने सनम को अपनी तरफ घुमाया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, आई लव यू। उद्धरण चिन्ह। इन चंद लफ्जों ने सनम को जैसे पागल सा कर दिया था। उसने अपनी आंखें खोलकर शौर्य को देखा, उसकी आंखों में पानी आ चुका था। सनम ने कहा, आप हमसे प्यार करते हैं? शौर्य ने कहा, और मुझे किससे प्यार करना चाहिए, तुम मेरी जिंदगी हो और अब हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। उसने ये शब्द इतने विश्वास से कहे थे कि सनम उसकी बाहों में समा गई। सनम ने शौर्य के शर्ट को अपने दोनों मुट्ठी में भिंचा और कहा, हम अब कभी अलग नहीं होंगे। बातें करते हुए वो दोनों वापस घर के अंदर आ गए।
अपने कमरे में पहुंचने के बाद सनम जैसे ही बिस्तर पर सोने के लिए जाने लगी तभी अचानक ही शौर्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे हल्का सा ऊपर उठाते हुए कहा, तुम कहाँ चली? उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, हम सोने चले। शौर्य ने उसके नाइट गाउन की नोट को खींच लिया जिससे सनम की आपकी जड़ हो गई। उसने अपना सर पीछे घूमकर शौर्य को देखा। शौर्य ने कहा, तुम सोने वाली हो? बिल्कुल नहीं। सनम ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शौर्य ने कहा, हाँ और बिल्कुल हाँ। और उनकी इसी बहस के बीच उन दोनों का रोमांस फिर शुरू हो गया और वो कमरा उनकी प्यार की मदहोशी भरी आवाज से महकने लगा। इधर 2 दिन मिल रहे थे तो वही 2 दिल ऐसे भी थे जो एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे। एक बड़े से विला के अंदर रणविजय बैठा एक टक बेड पर लेटी हुई सारिका को देखे जा रहा था जिसका चेहरा थोड़ा पीला था और 2 डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे। सारिका इस समय गहरी नींद में थी और उसे एक इंजेक्शन लगाया जा रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, सर हमने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा रिस्की है और अब रिस्क बढ़ते जा रहा है। मेरी बात मानिए तो आप मैम से कहिए कि वो अबॉर्शन करवा ले। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रणविजय की चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए और उसने मुड़कर बेहोश पड़ी सारिका को देखा जिसके बाद उसके आंखों के सामने हर वो दिन गुजरने लगा जो उन्होंने इस बच्चे के इंतजार में बिताया था। रणविजय ने खुद से कहा, क्या सच में हमें इस बच्चे को खोना होगा? क्या ये फैसला मैं अकेले ले सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बच्चे पर हक सारिका का है और ये फैसला भी सारिका का होगा। डॉक्टर ने कहा, सर आप कहाँ खो गए? रणविजय ने कहा, मैं आपको ये कल तक बताता हूँ। डॉक्टर ने कहा, प्लीज जल्दी बता दीजिएगा क्योंकि रिस्क बढ़ते जा रहा है। अगर मैम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगी तो मैं और बच्चे में से एक को ही बचा पाना मुमकिन होगा। इस बात को सुनते ही जैसे रणविजय का दिल थमसा गया। वो दोनों में से किसी को खोना नहीं चाहता था पर शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी या फिर उसकी जिंदगी उसे हमेशा ऐसे मोड़ पर लाना पसंद करती थी जहां उसे या तो अपने परिवार या अपने फर्ज को चुनना पड़ता है और इस बार तो दोनों ही जगह उसका प्यार था। सृष्टि और समय के घर। सृष्टि ने समय की तरफ देखा जिसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे थे और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो? उद्धरण चिन्ह। समय ने कहा, कल मुझे घर बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने कैजुअल कहा, तो ठीक है चले जाओ, तुम्हारा घर है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। समय ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, तुम्हें अपने साथ लेकर। और ये सुनकर सृष्टि जो आगे कुछ कहने वाली थी उसका मुंह खुला का खुला रहेगा और वो अपनी नीली आंखों को बड़ा बड़ा कर समय को देखने लगी। उसने हैरानी से कहा, क्या एक मिनट तुम कहना क्या चाहते हो? मैं और तुम्हारे घर बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं चल रही। शादी करना अलग बातें, साथ में रहना अलग बातें, लेकिन तुम्हारी फैमिली को फेस करना बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चल सकती। वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर उन लोगों ने सोचा कि मैंने तुम्हें एक अमीर इंसान देखकर फंसा लिया और मैं गोल्ड डिगर हूं तो। उद्धरण चिन्ह। वो लगातार बोले जा रही थी और समय मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर इस समय जो परेशानी की लकीरें और मासूमियत के भाव थे उन्हें देखना बहुत मुश्किल था क्योंकि सृष्टि हमेशा ही बहुत ज्यादा स्ट्रोंग रहती थी और उसके चेहरे पर इमोशंस का आना बहुत ही कम होता था। जब सृष्टि ने देखा कि समय उसे देखकर किस तरह पागलों की तरह मुस्कुरा रहा है तो वो चिढ़ गई। उसने कहा, तुम क्यों ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे ना जाने क्या हो गया है? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितनी परेशान हूँ? उद्धरण चिन्ह। समय ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, काम डाउन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? चिंता मत करो, मेरी फैमिली वाले इतने क्रूएल नहीं है जितना तुमने सोच रही हो। सृष्टि ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन इस बात को तुम भी जानते हो कि हमारी सिचुएशन वैसी नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी की बहन हूँ, वो भी सौतेली और नाजायज बहन। इस बात को सुनते ही समय को जैसे गुस्सा आ गया। उसने सृष्टि के चेहरे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके चेहरे के आगे अपना चेहरा किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज तो तुमने कह दिया, लेकिन अगर दोबारा तुमने खुद के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया तो सबसे पहले मैं तुम्हारी जुबान कटूंगा। सृष्टि ने भी घूर कर समय को देखा और कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? समय ने सृष्टि के होठों पर हल्का सा बाइट करते हुए कहा, ये धमकी नहीं, प्यार है मेरी जान, और विश्वास करो मेरा प्यार इससे कई ज्यादा बढ़ सकता है, बस तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। ये कहते हुए उसका हाथ सृष्टि के टॉप के अंदर घूम रहा था जिससे सृष्टि के शरीर में सिनहरन सी उठ रही थी और उसकी आंखें मदहोशी में अपने आप बंद हो रही थी। सृष्टि ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, समय दूर हटो। उद्धरण चिन्ह। पर समय ने अपना हाथ पीछे नहीं लिया बल्कि उसे और ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्यों, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? उद्धरण चिन्ह।
ये कहते हुए उसके होंठ सृष्टि की गर्दन से लेकर उसके सीने तक चल रहे हैं, मेरी छुअन से, मेरे होठों के एहसास से, मेरी सांसों से और मेरे करीबी से। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि इस समय पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी, या यूं कहा जाए कि वो समय के प्यार के हिप्नोटिज्म में जा चुकी थी। सृष्टि ने अपने दोनों हाथ समय की गर्दन में लपेटे और अपना सर हल्के से हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर समय मुस्कुराया और अपने होठों को ऊपर की तरफ बढ़ते हुए उसने सृष्टि के होठों से अपने होंठ जोड़ दिए और एक वाइल्ड और लॉन्ग किस के बाद जब वो दोनों अलग हुए तो उन दोनों का ही चेहरा हद से ज्यादा लाल हो रहा था। समय ने कहा, सृष्टि आई वॉन्ट यू। सृष्टि ने कहा, देन कम और लव मी प्लीज, लव मी, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट योर लव समय। ये कहते हुए सृष्टि की आवाज थोड़ी उखड़ रही थी। समय एक ऐसा इंसान था जिसने उसकी जिंदगी को पूरा किया था। वो सचमुच उससे बहुत प्यार करती थी, पर वो डरती थी कि कहीं उसे पा लेने के बाद समय उसे छोड़ ना दे। लेकिन अब उसके मन से ये डर जा चुका था, क्योंकि अगर इन सब के बाद उसे समय से छोड़ भी दिया तो वो समय की यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगी, क्योंकि समय ने ही उसे सच्चा प्यार दिया था, उसका सच्चा प्यार। सृष्टि की उन बातों को सुनकर समय जैसे पागल सा हो गया था। उसने सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सृष्टि ने अपने आप को समय की बाहों में छुपाते हुए कहा, और मैं तुम्हें कभी छोड़ने नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो मुस्कुरा रही थी। वही समय के होंठ उसकी गर्दन से होते हुए उसकी कॉलरबोन तक चल रहे थे। सृष्टि के टॉप को उसकी बॉडी से अलग करने के बाद समय उसकी पूरी बॉडी पर किसीस और व्हाइट मार्क्स देने लगा था, जिससे सृष्टि बेकाबू सी होने लगी थी और उसके हाथ समय की पीठ पर घूमने लगे थे। समय की शर्ट को रिमूव कर देने के बाद सृष्टि ने उसे बेड धकेला और फिर उसके ऊपर बैठ उसके चेहरे और ऐप पर किस करने लगी, जिससे समय पागल सा होने लगा था। समय ने दोबारा सृष्टि को अपने नीचे खींचकर कहा, सोच लो, अगर एक बार मैंने तुम्हें पा लिया तो ये उम्मीद कभी मत करना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कभी भी नहीं, किसी हाल में नहीं। सृष्टि ने समय की गर्दन में हाथ फंसा कर कहा, और तुम ये सोच लो कि अगर एक दिन तुम मेरे हो गए तो फिर तुम कभी किसी के नहीं हो पाओगे, भले ही इसके लिए मुझे खुद तुमसे लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। उन दोनों की आंखें जुनून से चमक रही थी और इसी जुनून के साथ उनके होंठ जा मिले। एक लॉन्ग पैशनेट और डीप किस के बाद जब वो दोनों अलग हुए तो उनकी आंखों में नशा से सवार हो गया था। सृष्टि की पूरी बॉडी पर किस करते हुए समय ने कब उसके कपड़े रिमूव कर दिए उसे पता ही नहीं चला, और मध्यम रोशनी के बीच उनका प्यार एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गया, जहां सृष्टि की वो मदहोश कर देने वाली आवाज समय को रुकने ही नहीं दे रही थी। वही सृष्टि का बोल्ड अंदाज जोगी हर बार समय पर हावी हो रही थी, समय को सृष्टि की तरफ और ज्यादा खींच रहा था। कई घंटे तक एक दूसरे को प्यार करने के बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। अगले दिन शौर्य और सनम के घर। सनम इस समय किचन में खड़ी ब्रेकफास्ट बना रही थी। इस समय सुबह के 8 बजे बज रहे थे। उसने एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी थी जिसकी बॉर्डर गोल्डन कलर की थी और उसका ब्लाउज व्हाइट कलर का। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसके कानों में बड़े बड़े झुमके थे, साथ ही मांग में सिंदूर और गले में छोटे से मंगलसूत्र के साथ वो केहर ढा रही थी। किचन में होने वाली गर्मी से उसका चेहरा हल्का सा लाल हो रहा था और खाना बनाते टाइम स्ट्रॉबेरी खाने के कारण उसके होंठ थोड़े प्लम्पी हो गए थे। दरवाजे पर खड़ा शौर्य इस नजारे को देख जैसे पागल सा हो रहा था। कुछ पल तक यूं ही सनम को घूरते रहने के बाद शौर्य अंदर गया और उसने सनम की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अगर तुम इसी तरह रहोगी तो मेरा क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। सनम ने शौर्य के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, हमारा जो भी होगा इस समय नहीं होगा चाहिए, और ब्रेकफास्ट कीजिए और उसके बाद आपको ऑफिस भी जाना है। शौर्य ने सनम की गर्दन पर किस करते हुए कहा, नहीं, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है। सनम ने कहा, क्यों, क्या कोई स्पेशल ओकेजन है। शौर्य ने लापरवाही से कहा, आज हम घर जा रहे हैं। ये सुनते ही जैसे सनम थम सी गई और इसका हाथ जो करची पकड़े था वो भी रुक गया। शौर्य ने सनम के उस हाथ को आहिस्ता से पकड़ा और उसके हाथ से करची हिलाते हुए कहा, क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है। प्रतिशत। सनम ने हाँ में सर हिलाया। शौर्य ने कहा, और तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। सनम ने कहा, सबका सामना करने का। सब हमें गलत तो नहीं समझ रहे होंगे ना। हमने सबके साथ इतना बुरा किया, इस तरह सब कुछ छोड़कर चले गए, अब तक तो सब हमें भूल भी चुके होंगे। शौर्य ने कहा, ऐसे कैसे कोई तुम्हें भूल गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज सृष्टि और समय घर आने वाले हैं, तुम्हें याद है ना, उन दोनों ने शादी कर ली है। सनम ने कहा, हाँ हम जानते हैं, पर क्या आपके परिवार वाले उन्हें अपनाएंगे। शौर्य ने कहा, जरूर वो लोग उन्हें अपना लेंगे, तुम इस बात की चिंता मत करो, बस तुम जल्दी से नाश्ता करके मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम घर की बड़ी बहू हो इसलिए तुम्हारा वहां होना जरूरी है। सनम ने कहा, लेकिन वो हमारी छोटी बहन है। शौर्य ने कहा,
इसलिए तो तुम्हारा वहां होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसलिए समय उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। सनम ने हाँ में सर हिलाया। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों प्रधान भवन के लिए निकल गए। इधर दूसरी तरफ समय और सृष्टि के घर। सृष्टि ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और पाया कि वो समय के ऊपर लेटी हुई थी। समय की आंखें अभी बंद थीं और वो काफी गहरी नींद में था। उसे देखते हुए सृष्टि को कल रात हुआ हर एक मंजर याद आने लगा था, जिससे उसका चेहरा काफी ज्यादा गुलाबी दिखने लगा था। सृष्टि ने अपनी एक उंगली समय के चेहरे पर फेरी और फिर उस निशान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया जो कि उसने ही समय को दिया था, और उसे अपने होठों से टच कर लिया। और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर को जकड़ा जा चुका है और अगले ही पल वो नीचे थी और समय उसके ऊपर। सृष्टि ने हैरान होकर कहा, तुम जाग रहे थे? समय ने कहा, जब इतनी खूबसूरत बीवी पास हो तो कोई सो कैसे सकता है। सृष्टि ने कहा, तो तुम सोने का नाटक क्यों कर रहे थे? समय ने कहा, हाँ, ये देखने के लिए कि आखिर तुम जागने के बाद क्या करोगी, पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे किस करोगी। सृष्टि ये सुनकर सकपका गई। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें किस नहीं कर रही थी। समय ने कहा, तो फिर तुम क्या कर रही थी? तुम तो ऐसे ही कुछ कर रही थी। ये कहते हुए समय ने सृष्टि की कॉलर बोन के उस हिस्से पर किस कर लिया जहां उसने सृष्टि को बाइट किया था, और उस एहसास से सृष्टि की सिसकी छूट गई। सृष्टि ने कहा, समय मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। समय ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसके होंठ सृष्टि की बॉडी पर चलने लगे थे, जो कि चादर में लिपटी हुई थी। सृष्टि भले ही उस चादर से कवर थी, पर फिर भी समय के होंठ उससे बखूबी महसूस हो रहे थे, जिससे उसका शरीर गर्म सा होने लगा था। सृष्टि ने कहा, हमें लेट हो जाएगा। समय ने कहा, नहीं होगा। ये कहते हुए उसने अचानक ही वो चादर हटा दी और सृष्टि के होठों पर अपने होंठ धसाते हुए उसे दोबारा प्यार करने लगा। वही सृष्टि भी उसे नहीं रोक पाए। आधे घंटे बाद वो दोनों वॉशरूम में मौजूद थे और साथ में शावर ले रहे थे, और उसके अगले पल ही वो दोनों बाथटब में थे। इस समय सृष्टि बहुत थक चुकी थी, क्योंकि समय ने उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये आदमी प्यार के मामले में इतना ज्यादा इम्पेशेंट होगा। अगर उसे पता होता तो वो कभी भी उसे हाँ नहीं करती। यही सब सोचते हुए सृष्टि समय के कंधे पर अपना कर रखे गर्म पानी के एहसास को महसूस कर रही थी। तभी समय ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। सृष्टि ने कहा, अब मैं बहुत थक चुकी हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। समय ने कहा, लेकिन घर पर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। सृष्टि की बात सुनकर समय ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, वैसे एक खास इंसान भी आने वाला है। सृष्टि ने क्यूरियोसिटी भरी आंखों से समय को देखा और जैसे पूछ रही हो कि कौन। समय ने कहा, सनम भाभी। उद्धरण चिन्ह। और ये सुनते ही सृष्टि में जैसे ही ना जाने कहां से जान आ गई और वो उठकर कमरे में चली गई। उसकी हरकत देखकर समय जाकर हंसने लगा। जब समय कमरे में पहुंचा तब तक सृष्टि लगभग तैयार हो चुकी थी, और उसे देखकर समय जैसे अपना दिल हार चुका था। उसने ब्लू कलर का एक अनारकली सूट पहना हुआ था, जिस पर मिरर वर्क था, और उसका दुपट्टा व्हाइट कलर का था। कानों में बड़ी बड़ी चंद बालियां और लंबे बालों को खुला छोड़ उसने उनमें एक हेयर एक्सेसरीज लगा रखी थी, जो कि एक फ्लावर टाइप की थी। उसी के साथ उसने अपनी आंखों में काजल, होठों पर न्यूड लिपस्टिक और पैरों में पायल पहन रखी थी। हाथों में भरी हुई चूड़ियों के साथ उसकी मांग में भरा हुआ सिंदूर उसे काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। सृष्टि ने जब देखा कि समय उसे किस तरह देखे जा रहा है, तो उसने समय के पास जाकर चुटकी बजाई और कहा, ओ हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए तुम? उद्धरण चिन्ह। समय ने कहा, तुम्हें और कहा। सृष्टि ने कहा, बकवास बंद करो और चलो, हमें लेट हो रहा है। समय ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम बहुत थक गई हो और तुम बिल्कुल चल नहीं पाओगी। सृष्टि ने कहा, जब बात मेरी बहन की है तो मैं जरूर चलूंगी, मुझे मिलना है उनसे। ये कहते हुए उसकी आवाज हल्की सी बचकानियत थी, जिसे सुनना बहुत मुश्किल होता था। सृष्टि एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा मैच्योरिटी की बातें करती थी, पर जब भी वो इस तरह के बचपने में आती थी, समय के लिए जैसे समय ही रुक जाता था। सृष्टि ने समय को एक जीन्स और शर्ट देते हुए कहा, चलो जल्दी से कपड़े पहनो और चलो। समय ने कपड़ों की तरफ देखा और फिर सृष्टि की तरफ, और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सृष्टि के सामने ही कपड़े चेंज करने लगा। सृष्टि ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढकी और कहा, तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो। समय ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और उसके सिर्फ इस शब्द ने ही सृष्टि को जैसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया हो। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठकर प्रधान भवन के लिए निकल गए।
जब वो लोग प्रधान भवन के सामने पहुंचे तो सृष्टि ने कार से उतरने से मना कर दिया और उसे इस तरह बिहेव करते देख समय थोड़ा चट गया। उसने कहा, कैसा बिहेवियर कर रही हो तुम तो एक कॉप हो और तुम तो बहुत निडर हो ना, तो तुम इस तरह क्यों डर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने चिढ़ते हुए कहा, कॉप होना एक अलग बात है और तुम्हारी फैमिली का सामना करना एक अलग बात। तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह की लड़की हूँ? क्या मैं ऐसे ही किसी के भी घर में ऐसे ही चले जाऊंगी ये सोचे बिना कि मैंने उनके लड़के को भगाकर उससे शादी की है? ये सुनकर समय जैसे सकपका गया। उसने कहा, मैं ये नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। उसने ये कहा ही था कि उसे थोड़ी दूर खड़ी कई सारी गाड़ियां नजर आई जो शायद अभी वहां पहुंची थी और उन गाड़ियों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। समय जल्दी से अपनी कार से बाहर आया और दौड़ते हुए उस बड़ी सी रोल्स रॉयस के पास आ गया और उसने बाहर निकल रही है सनम का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार की तरफ खींचते हुए कहा, भाभी जल्दी चाहिए, देखिए आपकी बहन किस तरह के नाटक कर रही है। समय के इस तरह खींचने से जैसे एक पल के लिए सनम हैरान हो गई थी, पर जब उसने उसकी बात सुनी तो वो जल्दी ही उसकी गाड़ी के पास पहुंची। सृष्टि ने जब समय को देखा तो वो मुस्कुराने लगी। सृष्टि भी जल्दी कार से बाहर आए और उसने सनम को गले लगाते हुए कहा, कैसी हो? उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, चलो अंदर चलते हैं। सृष्टि ने कहा, नहीं, अगर उन लोगों ने मुझे अपनाया नहीं तो। सनम ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, पहले तुम चलो तो। ये कहकर वो उसे अपने साथ अंदर ले गई जहां सभी लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। शौर्य और समय पहले ही अंदर आ चुके थे। सुहासिनी जी ने उन लोगों को बाहर ही रुकने को कहा। कुछ पल बाद एक नौकर आरती की थाली लेकर शेषा के सामने आया। शेषा ने वो थाली ली और फिर समय और सृष्टि की आरती उतारी, जिसके बाद उसने सनम और शौर्य की भी आरती उतारकर उन्हें तिलक किया और फिर उन्हें घर के अंदर आने को कहा। जैसे ही सनम अंदर आई सुहासिनी जल्दी से उठकर खड़ी हुई और उन्होंने आगे बढ़कर सनम को गले लगा लिया। सनम ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके साथ यहाँ कुछ ऐसा होगा। उसे तो लगा था कि सब उससे नाराज हो गए। सुहासिनी जी ने कहा, कहाँ चली गई थी तुम? जानती हो तुम कितना परेशान थे हम सब लोग। सनम को अब सच में गिल्टी फील हो रहा था। सनम ने कहा, हमें माफ कर दीजिए माँ, सब हमारे ही गलती थी। सुहासिनी जी ने कहा, चुप करो, शौर्य ने हमें सब बता दिया है, हम जानते हैं इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बस अब एक वादा कर दो कि तुम कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाओगी। सनम ने हाँ में सर हिलाया। सृष्टि ये सब दूर खड़ी होकर देख रही थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि सनम के परिवार ने उसे अपना लिया है। शेषा जी ने सृष्टि के सर पर चपत लगाते हुए कहा, मैडम आप कहाँ खो गई, आप भी अंदर चलिए। सृष्टि ने मुंह बनाकर समय को देखा। शेषा जी ने कहा, उसे क्यों देख रही हो, मुझे देखो, मैं तुम्हारी सास हूं, समझी? ये सुनकर सृष्टि ने जल्दी से अपना सर हिलाया और शेष जी ने हंसते हुए कहा, मजाक कर रही थी बेटा, तुम भी मेरी बेटी की तरह ही हो, चलो अंदर आओ। इस लड़के से तो मैं बाद में निपटती हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह डरा धमकाकर तुमसे शादी करने की? अब ये तुमसे पूरे 3 दिन तक नहीं मिल सकता। ये सुनते ही समय का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, नहीं मॉम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शेष जी ने कहा, पर मैं तो यही करने वाली हूँ, अब से 3 दिन तक सृष्टि गेस्ट रूम में सोएगी और अगर गलती से भी तुमने उसके कमरे में जाने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। ये सुनकर सभी हंसने लगे और इसी तरह रात हो गई। रात के समय सनम और शौर्य के कमरे में सनम एक तक उस कमरे को देख रही थी। ये वही कमरा था जहां उसने कुछ महीने शौर्य के साथ बिताए थे, जो उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सुकून भरे पलों में से एक थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा पल भी आएगी जहां वो एक इंसान के साथ जुड़ेगी कि जो उसे प्यार देगा। सनम ये सब सो ही रही थी कि तभी किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सनम ने अपनी आंखें बंद करके उसे हाथों पर अपने हाथ रखे और कहा, प्रधान जी, क्या हम सपना देख रहे हैं? शौर्य ने सनम के कंधे पर किस करते हुए कहा, नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है, तुम वापस आ चुकी हो मेरे पास, अपने प्रधान जी के पास। ये सुनकर सनम पीछे मुड़ी और अपनी आंसू भरी आंखों से शौर्य को देखने लगी। उसने कहा, पर हम इन सब के लायक नहीं है। शौर्य ने कहा, इस बात का फैसला तुम नहीं करोगी कि तुम किस चीज के लायक और किस चीज के नहीं, इस बात का फैसला मैं करूंगा और मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरी सनम सिर्फ खुशियों के लायक है। ये कहकर शौर्य ने अचानक ही सनम को हल्का सा ऊपर उठाया और हवा में गोल गोल घूमने लगा, जिससे सनम एक पल के लिए घबराए और फिर जोर जोर से हंसने लगी। सनम ने कहा, प्रधान जी हमें नीचे उतरिए, हम गिर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।